प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 से गणित प्री बोर्ड 2022-23 का सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए यानी खंड ए करेंगे। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है 6x की 2 -1 -2 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6x की 2 -x - 2 ये द्विघात समीकरण है हमारे पास। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए या तो आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6x की 2 गुणनखंड करेंगे इस समीकरण के, तो -x को तोड़ेंगे आप -4x जमा 3x में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें गुणा चाहिए होती है सबसे पहली और सबसे बाद वाली संख्या की। तो -12x की 2 होना चाहिए और जोड़ चाहिए -x। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा -12x की 2 जिनका जोड़ -1x हो, तो ऐसी बनती हैं -4x और जमा में 3x। तो इस -x यानी घटा x की जगह हमने क्या लिखना है? घटा 4x और जमा 3x। 6x की 2 ऐसे का ऐसा रहेगा और घटा 2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। अब पहली दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे और बाद की दो में से। तो इन पहली दो संख्याओं में से 2x कॉमन, 3x घटा 2 जमा इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 1 लिखते हैं जब हम, कुछ कॉमन ऐसे नहीं आता। तो और ये 3x घटा 2 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 3x - 2 3x - 2 इन दोनों में से कॉमन, बाकी बच गया 2x जमा 1 बराबर 0। तो एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 3x - 2 को। तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी 2/3। x बराबर आ गया 2/3। इसी तरह से दूसरे गुणनखंड है 2x जमा 1 बराबर 0, 2x बराबर -1 और x बराबर घटा 1/2। तो इस तरह से दो मूल आ गए हमारे। दो मूल हैं समीकरण के 2/3 व घटा 1/2। ये हमने गुणनखंड विधि से किया। यदि इसको द्विघाती समीकरण से करते, दूसरा तरीका है, इसको हम द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो इस समीकरण की तुलना करेंगे ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से। तो तुलना करने पर a बराबर आ रहा है 6, b बराबर है -1, c बराबर है 2। तो द्विघाती सूत्र जो x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac/2 ही है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो x बराबर घटा b की जगह पर घटा 1 प्लस माइनस 20⁻², 4a और c की कीमत बटे में 2a। तो इस प्रकार x बराबर घटा घटा यहाँ पर जमा 1 24 और यहाँ पर c की कीमत है हमारी, c की कीमत है -2। तो यहाँ पर -2 रखेंगे। 24 दूनी 48 बटे में 12। 1 प्लस माइनस 49 48 और 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटे में 12। तो इस प्रकार x बराबर आ गया, एक बार जमा के साथ और एक बार घटा के साथ। तो ये हुआ 8/12 और दूसरा -6/12। काटने पर 4 दूनी 8 4 तिये 12। तो 2/3 और दूसरा -1/2। तो इस तरह से दो मूल आ गए समीकरण के। द्विघात समीकरण के मूल हैं 2/3 और घटा 1/2। सेकंड क्वेश्चन में 4, 10,
16 इस AP का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 4, 10, 16 जो AP है उसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इस AP में प्रथम पद A बराबर है 4 और सार्व अंतर D बराबर है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 6। सार्व अंतर इसमें 6 है। हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो इसमें n बराबर रहेगा 11। अब nवां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए a का मान 4, n 11 और d 6। तो 4 जमा 10 गुणा में 6, 10 गुणा में 6 60 और इस तरह से 64 इसका 11वां पद है। अतः 11वां पद बराबर है 64। तीसरे क्वेश्चन में -5, -1, 3, 7 AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। किसी AP का सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए यानी कि D सार्व अंतर निकालते हैं या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद घटा प्रथम पद, या तीसरा माइनस दूसरा या चौथा माइनस तीसरा कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा पद माइनस पहला पद यदि हम करते हैं तो D की कीमत यानी कि सार्व अंतर आ जाता है 4। यदि माइनस में घटाने में दिक्कत है तो यहाँ पर 7 माइनस 3 बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो कहीं भी कर सकते हैं D, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 7 घटा 3 करके सार्व अंतर की कीमत आती है 4। क्वेश्चन 4, दो समरूप त्रिभुजों क्वेश्चन 4 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हमें दी हुई है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:2। तो हम समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं ABC और DEF जो समरूप हैं और उनकी भुजाओं में अनुपात 4:9 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं भुजा BC में और EF में 4:9 है। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ABC और DF क्योंकि समरूप हैं दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब क्योंकि भुजाओं में अनुपात 4:9 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर BC बटे EF का पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। और BC और EF में जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:9 का दिया हुआ है। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 16/81 यानी कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात रहेगा 16:81। ये हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 5 में यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान बताइए। त्रिभुज ABC में हमें AB दी हुई है 6 वर्गमूल 3, BC 6 और AC 12 दी हुई है। हमें ज्ञात करना है कोण B को। तो कोण B ज्ञात करने के लिए हम करते हैं AB का वर्ग करके देखते हैं। तो 6 का वर्ग 36 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, इस तरह से ये आ जाता है 108। इस BC का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग 36 और AC का वर्ग 12 का वर्ग 144। तो हम जमा करके देखते हैं इन दोनों को, AB का वर्ग जमा में BC का वर्ग, पहले दो को, तो ये 108 जमा में 36 आता है यानी 8 6 14, 3 और 1 4 और 144। और अकेला AC का वर्ग ही है 144 यानी दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, दोनों बराबर हैं। अतः समकोण त्रिभुज के विलोम अनुसार जो बड़ी भुजा है जिसका वर्ग सबसे बड़ा है AC, उसके AC के सामने का कोण 90 डिग्री होगा।
तो पाइथागोरस के विलोम के अनुसार कोण बी का मान होगा 90 डिग्री। अतः कोण बी बराबर रहेगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में बिंदुओं पी क्यू और -p -q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। में दो बिंदु दिए हुए हैं जिनको हम मान लेते हैं ए और बी है। इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको हम समझ सकते हैं x1 y1 और दूसरे को समझ लेते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र से हमें ए बी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र है अपना x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। तो दूरी सूत्र लगाने पर x2 की कीमत -p -x1 की p, इसी तरह y2 -y1 का वर्ग। तो यहाँ पर हुआ -2p, यहाँ पर घटा 2q। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो घटा का वर्ग करते हैं तो वो जमा ही हो जाता है। और यहाँ पर भी 4q की 2, दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं तो p की 2 जमा q की 2, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो बाकी बचेगा p की 2 जमा q की 2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रही 2 वर्गमूल में p की शक्ति 2 जमा q की शक्ति 2। 7वां क्वेश्चन, बिंदुओं 3, 4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु हमारे पास 3, 4 और 5, 2, इनका मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। इनका मध्य बिंदु मान लीजिए C ज्ञात करना है। तो पहले बिंदु को हम ले लेते हैं x1 y1 और दूसरे को समझेंगे x2 y2, और मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो इस तरह से x1 की कीमत 3, x2 की कीमत 5, y1 4 और y2 2। तो ये हुआ हमारा 8 बटे 2 और ये 6 बटे 2। काटने पर काटेंगे तो 2 से 4 और 2 से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बिंदु मध्य बिंदु हो गया, यानी कि C जैसे कि 4, 3। तो हमारा ये उत्तर है। क्वेश्चन 8 में हमें ज्ञात करना है मान tan 65 डिग्री बटे में cot 25 डिग्री का मान। तो ज्ञात करते हैं tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 - थीटा। तो इस tan 65 को हम इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। tan 65 डिग्री को लिखेंगे cot 90 - 65 बटे में cot 25 ऐसे का ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर cot बटे में cot 25 ऐसे का ऐसा घटा कर देंगे 5 और 25। तो इस तरह से अंश में भी cot 25 है और हर में भी cot 25 है। दोनों को काटने से 1, तो इसका उत्तर रहेगा 1। क्वेश्चन 9 में 12, 15 और 21 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा इन सब में से। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 के गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 12 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से 2 गुना 2 गुना में 3, यानी कि 2 की शक्ति 2 गुना में 3। फिर इसी प्रकार 15 के 3 गुना में 5 और 21 के भी गुणनखंड कर लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक में देखते हैं हम जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं उसके सभी गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर 2, 3 है, 5 भी है,
और 7 है, और उनकी बड़ी पावर यहाँ पर जैसे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर सभी में देखें तो 1 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 1 ही रहेगी। 5 की भी शक्ति 1 ही है, 7 की भी 1, और इन सब को गुणा कर देंगे तो 2 की शक्ति 2, 4, 3 गुना 5 गुना में 7, तो इन सब को गुणा करने पर आएगा 420। अतः हमारा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्ती है इसका 12 का, 15 का और 21 का 420, ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? हमें अपरिमेय संख्या बतानी है कौन सी है। 2 वर्गमूल 4 में, वर्गमूल 9 में, 2 जमा वर्गमूल 3 में और 2 जमा वर्गमूल 4। देखते हैं, सबसे पहली है 2 वर्गमूल 4, तो 4 का वर्गमूल हम निकालते हैं 2, तो ये संख्या हल करने पर आती है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब बी ऑप्शन में दिया वर्गमूल 9, इसका भी वर्गमूल निकालने थे 3, ये भी परिमेय संख्या है। डी में 2 जमा 4 का वर्गमूल 2, 4, ये भी परिमेय संख्या है। तो बाकी बचती है सी। यहाँ पर इसमें वर्गमूल नहीं हट रहा है, तो इसलिए हमारा सी आंसर है, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इन चारों में से अपरिमेय संख्या केवल है 2 जमा वर्गमूल 3, ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन 11 में 6x की 2 घटा 7x घटा 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, इसके शून्य गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र दोनों के द्वारा किए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। हमें ऐसी गुणा चाहिए, ऐसे 2 संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा हो 18x की 2 घटा और जोड़ हो जिनका -7x। तो ऐसी बनती है -9x जमा में 2x। तो इसको लिखेंगे 6x की 2 और आखिरी -3 ऐसे कैसा। ये जो -7x को लिख देंगे -9x जमा में 2x, और पहले 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन। यहाँ से आ रहा है 3x, 2x घटा 3, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2x -3 दोनों में से, बाकी बचा 3x जमा 1। अब दोनों को 0 के एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। पहला गुणनखंड है 2x घटा 3, एक बार इसको 0 और एक बार 3x जमा 1 को। तो यहाँ से x की कीमत आ रही है 3/2, और यहाँ से 3x बराबर घटा 1/3, अर्थात इस द्विघात समीकरण के मूल हैं 3/2 और घटा 1/3। तो हमने गुणनखंड विधि से इस समीकरण के हल निकाल दिए हैं। 12वें क्वेश्चन में यदि tan a बराबर 4/3 है तो cos a का मान ABC में से क्या रहेगा। tan a का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इस तरह लिखेंगे 4/3 लंब बटे आधार। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रयोग करके हम कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण रहेगा लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग, यानी कि 16 जमा 9 25 का वर्गमूल, अर्थात कर्ण आ गया 5, 25 का वर्गमूल 5। तो कोस ए क्योंकि बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस तरह से आधार है 3 और कर्ण है इसका 5, तो अतः हमारा आंसर हुआ कोस ए बराबर 3/5। क्वेश्चन 13, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें दिया हुआ है एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या को R लेते हैं
और ये केंद्र O, इस बिंदु को A समझ लेते हैं। तो हमें R ज्ञात करनी है। त्रिभुज QAO में देखें तो ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हुई। इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा यानी कि कर्ण है Q, जो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए त्रिभुज AQO में लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो R की 2 जमा में 576 24 का वर्ग और 625 25 का। तो R की शक्ति 2 625 माइनस 576, R की 2 बराबर, इसमें से घटा करने पर 49। तो R बराबर 49 का वर्गमूल यानी कि 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या जो है वृत्त की वो रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें 7 सेंटीमीटर जो हमारी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ये आंसर है। 14वें क्वेश्चन में एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। पूछा है एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो जो समानांतर भी हों और दोनों स्पर्श रेखाएं भी, ऐसी 2 हो सकती हैं। किसी भी तरह से हम खींच कर देखें तो 2 ही ऐसी रेखाएं हो सकती हैं, 2 जो समानांतर भी हों और स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2, जो कि बी ऑप्शन में है 2। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 15 में यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2, 4, पाई या इनमें से कोई नहीं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप बराबर दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r की शक्ति 2 और वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो यहाँ हमें r निकालनी है, दोनों तरफ से पाई कट जाएगी। तो ये हुआ r की शक्ति 2 बराबर 2r। एक r भी कट जाएगी दोनों तरफ से, एक r और एक r। तो r बराबर रहा 2, यानी कि उसकी त्रिज्या r त्रिज्या होगी 2 इकाई के बराबर। तो ये 2 इकाई इसमें आंसर है ए ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 2। तो ये आंसर रहेगा इसका, ये उत्तर है। क्वेश्चन 16 में लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है और उसकी ऊंचाई h है, उसका आयतन क्या होगा? लंब वृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है 2r, तो त्रिज्या क्योंकि व्यास की आधी होती है तो इस तरह से त्रिज्या हुई r और ऊंचाई है h। तो आयतन हमें ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और r ही है, त्रिज्या r ही है और ऊंचाई h है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा, उत्तर होगा पाई r की शक्ति 2 h, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर h। तो ए आंसर है। खंड ब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। 17वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें मान लेते हैं, माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपितु वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उलट मान लिया कि मान लिया वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर a व b पूर्णांक हैं, b 0 के बराबर नहीं है, व a और b का कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणक
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ए और बी दोनों को भाग कर सके। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 बराबर है ए बटे बी, तो इसको आर पार गुणा करने पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर है वर्गमूल 2 बी के। दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो ए की शक्ति 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 2 बी की 2 के बराबर हो गया। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि 2 ए की 2 का गुणनखंड है। 2 ए की 2 का गुणनखंड है, यानी कि ए की पावर 2 से विभाजित हो जाएगा। अब ये रूल होता है कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस संख्या के बिना वर्ग की हुई संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि 2 ए का भी गुणनखंड होगा। अब जब 2 ए का गुणनखंड है तो हम ए को लिख सकते हैं 2 गुना में सी, जहां पर सी कोई पूर्णांक है। ए को हम 2c लिख सकते हैं। तो ये जो समीकरण है ए की 2 बराबर 2 बी की 2, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें ए का मान 2c रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, ए की जगह हम रखेंगे 2c, यहाँ पर 2c का वर्ग 2b की शक्ति 2, यानी 4c की 2 बराबर 2b की शक्ति 2। दोनों तरफ से 2 काट लेंगे, 2 कट जाएगा तो ये आएगा 2c की 2 बराबर b की 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b की 2 बराबर 2c की 2। तो जैसे हमने पहले किया था कि 2 यहाँ पर b की 2 का, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 2 b की 2 का गुणनखंड है, और जब 2 b की 2 का गुणनखंड है तो 2 b का भी गुणनखंड है। अब हम देखें तो यहां हमने दिखाया कि b 2 का गुणनखंड है, और हमने ऊपर दिखाया था कि 2 a का भी गुणनखंड है। तो इन दोनों से निष्कर्ष निकला कि 2 a व b दोनों का साझा गुणनखंड है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। कौन? 2, ए और बी दोनों का। जबकि ऊपर हम मान चुके हैं कि ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां हम कह रहे हैं कि 2 ए व बी दोनों का साझा गुणनखंड है। तो ये क्या है? विरोधाभास है। जबकि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ यानी कि साझा गुणनखंड नहीं है, अतः यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या की थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपितु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 18, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। यानी कि शून्यकों का योग है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2, और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है।
तो जब हमें शून्यकों का योग दिया हो तो उसको हम कई बार अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं और शून्यकों की गुणा को अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमारे शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो इससे बहुपद जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है x2 माइनस शून्यकों का योगफल x जमा में शून्यकों की गुणा बराबर 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x2 माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों की गुणा दी हुई है 2 बराबर 0। तो हमारा जो बहुपद आ गया x2 और माइनस की माइनस से गुणा 3x जमा 2, ये हमारा बहुपद आ चुका है। क्वेश्चन 19, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। दो समीकरणें दी हुई हैं, p का मान ज्ञात करना है ताकि इस युग्म का एक अद्वितीय हल मिल जाए। इन दी हुई समीकरणों की हम तुलना करेंगे a1x b1y जमा c1 बराबर 0 से, और दूसरी की तुलना करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ a1 की कीमत हुई 4 और a2 हुआ 2 के बराबर, b1 p और b2 2, c1 8 और c2 2। तो हम देखते हैं a1 बटे a2 4 बटे 2, b1 बटे b2 p बटे 2 और c1 बटे c2 8 बटे 2 है। अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। तो यहाँ मान रख देते हैं 4 बटे 2 बराबर नहीं p बटे 2 बराबर नहीं 8 बटे 2 के होना चाहिए। काटने पर 2 बटे 1 और यहाँ पर काटने पर 4 बटे 1 आता है। अब p का ऐसा मान रखना चाहिए, रखेंगे कि ये तीनों बराबर ना हो। तो हम 2 को इनको लें तो 2 बटे 1 बराबर नहीं, और आर पार गुणा करें तो p बराबर नहीं है 4 के, यानी कि हम p को 4 के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि p को यदि हमने 4 रख दिया तो 2 से कट के 2 आ जाएगा, पहले दोनों बराबर हो जाएंगे और आखिरी का बराबर नहीं होगा, यानी कि ये नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं वाला केस बन जाएगा। तो p को हम 4 छोड़कर बाकी सब कीमतें रख सकते हैं। क्वेश्चन 20, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर है y, जिनका दोनों संख्याओं का योग यानी कि x जमा y बराबर होना चाहिए 27 के, और ये इसको बना लेते हैं समीकरण 1, और दोनों का गुणनफल 182 यानी कि x गुणा में y बराबर 182, समीकरण 2। अब दोनों को एक ही हम x या y में बना लेते हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो या तो x की कीमत निकालें पहली से और दूसरी में पुट कर देंगे। तो यहाँ से पहली से y बराबर है 27 घटा x, x को जब इस तरफ ले गए तो y बराबर बनता है 27 माइनस x। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2 में x है, y की जगह पर लिख रहे हैं 27 माइनस x बराबर 182। ब्रैकेट खोलेंगे, x की 27 से, फिर x की x से,
बराबर 182। 27x माइनस एक्स की 2, 182 को भी इसी साइड में ले आते हैं, माइनस का हो गया। तो सबसे पहले x की 2, फिर 27x, फिर 182, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको माइनस से गुणा कर लेंगे ताकि ये पहली संख्या प्लस की हो जाए, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए तो गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहा हूँ। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा हो 182x की 2 और जिनका जोड़ हो -23x। तो ढूंढने पर हमें पता चलेगा कि -14x और -13x ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ -23x और गुना 182x की 2 बनेगी। तो इसको x की 2 जमा 182 बराबर 0। जो मध्य टर्म है हमारी, इसको हम तोड़ लेंगे, -14x और -13x लिखेंगे इसको। अब पहली 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन। पहली 2 में से कॉमन x है और आखिरी 2 में से 13 कॉमन है माइनस का। तो जब माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बचा x और इसको 13 से भाग देंगे तो ये 14 बचेगा। दोनों में से x -14 फिर कॉमन, बचेगा x -13 बराबर 0। एक बार पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 14 और एक बार दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 13। अब x के साथ साथ हमें y ज्ञात करना है। x और y में जो संबंध है वो ये संबंध यूज किया जा सकता है या ये, इसको भी कर सकते हैं। तो y बराबर है 27 माइनस x, y 27 माइनस x। यहाँ पर भी तो y की कीमत यदि x 14 रखते हैं तो y आता है 13 और जब 14 इसमें 13 रखते हैं तो y आ गया 14। यानी कि x 14 है तो y 13, x 13 है तो y 14। यानी कि पहली संख्या को यदि हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी आ जाती है 13 और पहली को 13 लेते हैं दूसरी 14। यानी हमारी दोनों संख्याएं हैं 14 और 13। तो आंसर है हमारा 13 और 14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 होगा और जिनका गुणनफल 182 रहेगा। क्वेश्चन 21, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त का जो व्यास है, मान लीजिए पी क्यू व्यास है, ओ केंद्र है, तो ये पी क्यू व्यास के सिरों पर, पी पर और क्यू पर जो समान रेखाएं खींची गई हैं वो सिद्ध कीजिए कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी। यानी कि ये रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, व्यास PQ है, व्यास PQ है, P पर स्पर्श रेखा AB व Q पर स्पर्श रेखा CD है। इसमें हमें सिद्ध करना है AB समानांतर CD है, कि AB समानांतर CD। प्रमाण प्रूफ करेंगे।
कोण APO, कोण APO बराबर है 90 डिग्री का। इसका कारण क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या, PO त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसको लिखेंगे स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार ये कोण जिसका नाम है DQO, कोण DQO, ये भी 90 डिग्री का। इसका भी बिल्कुल सेम यही कारण है, क्योंकि ये त्रिज्या है OQ और स्पर्श रेखा है CD। ये भी DQO ये भी 90 डिग्री का है। ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है। तो यहाँ से इन दोनों से निष्कर्ष निकला, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, तो कोण APO बराबर होगा DQO के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। किंतु ये जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण है। ये किस तरह से बने हुए हैं? जब दो रेखाएं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण एकांतर कोण होते हैं। किंतु यहाँ पर लिखेंगे, किंतु कोण APO व कोण DQO एकांतर कोण है। और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जिनसे वो बनते हैं जो रेखाएं वो समांतर होती हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि इनको बनाने वाली रेखाएं AB समानांतर होगी CD के। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि AB समानांतर है CD के। इन कोणों को जो बना रही हैं रेखाएं AB और CD वो आपस में समानांतर होंगी। क्वेश्चन 22 में अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता एक बादशाह होगा। तो गड्डी है, गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52 पत्ते हैं, जिसमें से बादशाह कितने हैं? बादशाह हैं 4 बादशाह हैं। तो उनमें से एक पत्ता निकाला गया, तो एक पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता रहेगी। फेवरेबल केसेस जो हमारे हैं 4 बादशाह हैं और कुल पत्ते कितने में से निकाला गया है? 52 में से निकाला गया है। तो इस तरह से आएगी प्रायिकता 4/52। इसको हम काट देते हैं। 4 से जब हम काटेंगे 4 कम 4 कम 4 4 3 12, तो 1/13। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1/13। तो इस तरह बच्चों हमने सेक्शन A और B यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन C और दूसरा बचता है हमारा सेक्शन D। सेक्शन C और D को मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, जिसका लिंक आपकी इस वीडियो में मिल जाएगा और उसको अच्छी तरह से हम इसमें अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके।